आप में से कई लोगों को एक बात खटक रही होगी कि भाई रिजर्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परसेंटेज कम नहीं हुआ, ना ही रिजर्वेशन में कोई किसी भी टाइप के बदलाव का कोई ऐसा सरकार का कोई आदेश आया है। इंटैक्ट है, रिजर्वेशन इज इंटैक्ट, कोई मूव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना बवाल कुछ स्पेशल कैटेगरी के नेताओं के बीच में ही है। कई नेता हैं जो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के बीच में ही है उलझन ये इतनी। अच्छा, एक और बात नोट की होगी आपने कि ये बड़े नेता लोग होते हैं, वो खुद को दलित बताएंगे, भाई ST कैटेगरी का बताएंगे, लेकिन ST कैटेगरी में भी जो सब कास्ट होती है उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे, नेवर। दोस्तों, ये वीडियो में अपने सभी दलित, आदिवासी, OBC भाइयों और बहनों से अपील करूंगा, तो अनुरोध करूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि पिछले 70 सालों से किस तरह कुछ लोग, एक विशेष वर्ग जो है वो इस रिजर्वेशन का पूरा क्रीम सिर्फ अपने पास लेके जा रहा है, और मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जो SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी में आते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज 70 साल पुराने रिजर्वेशन स्कैम पे जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको उठाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, 2011 के सेंसस में तो टोटल 82.6% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख है। बेसिकली दे आर हिंदूज, भाई, जिसके अंदर SC ST कैटेगरी आती है, हु आर एलिजिबल टू गेट रिजर्वेशन। यानी मोटा मोटा अगर गिनने जाओ तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखें तो 115 करोड़ 64 लाख हिंदूस हैं, जिनमें जैन, बुद्ध, सिख भी इंक्लूड हो गए। 45% इनमें से OBC है, 19% शेड्यूल कास्ट है और 11% शेड्यूल ट्राइब्स है। अगर पॉपुलेशन वाइज गिनने जाएं तो ST इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है 12 करोड़ 72 लाख अप्रोक्सीमेट, शेड्यूल कास्ट इसमें ऑलमोस्ट 22 करोड़, OBC इसमें 52 करोड़ और जनरल कैटेगरी इसमें लगभग 29 से 30 करोड़। अच्छा, रिजर्वेशन जो है वो ST को 7.5%, SC को 15%, OBC को 27% और EWS जो मोदी गवर्नमेंट ने ऐड किया था, जिसके अंदर सारी जातियां अप्लाई कर सकती है ऑन द बेस ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, कर सकते हैं। 59.5% टोटल रिजर्वेशन होता है, यानी 40.5% जो है दैट इज फॉर ओपन कैटेगरी। अब मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं, हमारे देश में कुल मिला के ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो, और जो प्राइवेट कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज है, वो 152 मिलियन जॉब्स जनरेट करती हैं ईयरली। यानी कुल मिला के 15 करोड़ 20 लाख जॉब्स ईयरली जनरेट होती है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकट्ठा आ गया। और आपको जान के हैरानी होगी, ये सिर्फ 25% ऑफ द टोटल जॉब्स जनरेटेड है इंडिया के अंदर। और अगर इसमें सेंटर और स्टेट लेवल की अगर मैं जॉब्स काउंट करूं तो टोटल 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख जॉब्स जनरेट होती है। यानी 60.8 करोड़ जॉब्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है। यानी प्राइवेट सेक्टर्स में नॉन रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड दोनों आ गए, यानी 60.8 करोड़ जॉब्स, जिसमें से सिर्फ 1.4 करोड़ जॉब्स होती हैं वो सरकारी जॉब्स गिनी जाती हैं, और बाकी सारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स, नॉन प्राइवेट सेक्टर्स, यानी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, दुकानदारों के पास जॉब करते हैं लोग, या कोई भी मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सारी जॉब्स जनरेट होती है। यहाँ ऐसे देखने जाओ तो 400 में से सिर्फ 10 लोग जो है उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बाकी के 390 लोग वो यहाँ प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, या खुद बिजनेस करते हैं, या प्राइवेट नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स में जॉब करते हैं। अच्छा, दूसरा, अब जो जातियां हैं, तो लोगों को ऐसा है भी जातियां 3 है या 4 है, एक जनरल कैटेगरी है, एक ST है, एक SC है, एक OBC है। अब OBC, SC, ST अपने आप में कोई जाति नहीं है। जैसे ST के अंदर कुल 31 जातियों का समूह, मैं गुजरात से आता हूं इसलिए मैं गुजरात की बात करूंगा, मैं आपको एग्जांपल भी गुजरात का दूंगा। जो लिस्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो गुजरात की डिस्कस कर रहा हूं। अभी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कुल 31 जाति के लोग आते हैं, यानी 31 अलग अलग जातियां मिलाकर एक ST कैटेगरी बनती है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ 35 जातियां हैं वो शेड्यूल कास्ट होता है, यानी 35 जातियों को मिला के एक समूह बनता है जिसको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। उसी तरह OBC में 146 जातियां हैं, 145 से 146 जातियां हैं जो OBC का एक पूरा समूह बनाती है, उसके अंदर 146 जातियां हैं जो OBC बनाता है। अब इन 1.4 करोड़ जॉब्स जो सरकारी जॉब जनरेट होती है एवरी ईयरली, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर जो हो रही है, इसमें से अगर मोटा मोटा हम लोग रफ फिगर निकालने जाएं तो कुछ कुल मिलाकर 10,50,000 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी को जॉब्स मिलती है, शेड्यूल कास्ट को 21 लाख जॉब्स मिलती है, OBC कैटेगरी को 37 लाख से 38 लाख जॉब्स मिलती है, EWS कैटेगरी को 14 लाख जॉब्स मिलती है, और जनरल कैटेगरी में 56 से 57 लाख जॉब्स आती है। अब जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं है सिर्फ इन 3 जातियों को छोड़कर लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरिट बेस होता है, इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। इवन SC ST वाला बंदा भी इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है, दैट इज कंप्लीटली ऑन मेरिट, यानी जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा ही विल बी सिलेक्टेड इरिस्पेक्ट ऑफ हिज जाति, इरिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और एनीथिंग, दैट इज जनरल कैटेगरी। अब मूल बात पे आता हूं,
ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये मोटा मोटा ऑलमोस्ट 2011 सेंसस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ 100% सटीक बता रहा हूँ। एसटी, एससी और ओबीसी किसी को भी ले लीजिए, आपको इन जातियों के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, यहाँ समझो कि भाई जो भी रिजर्वेशन बेस पे पढ़ाई लिखाई के अंदर जो एडमिशन होता है, इसमें आपको एक सिंपल एक पैटर्न नजर आएगा। पैटर्न यानी किसी भी एक पर्टिकुलर 4 या 5 जातियों में से ही आपको इसके अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स दिखेंगे या इसके अंदर ज्यादा जॉब के अंदर लोग दिखेंगे। ये पैटर्न क्या है? अब एग्जांपल ले लो, एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में कुल 31 जातियां आती हैं। अब आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकाल लेंगे भाई जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जितनी भी रिजर्वेशन बेस के ऊपर जो पढ़ाई लिखाई के अंदर एडमिशंस होते हैं, अगर वो डेटा आप पुराने सालों का निकालेंगे तो आप उसके अंदर एक पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न क्या है? मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ शेड्यूल कास्ट का। समझो शेड्यूल कास्ट में कुल 35 जातियां आती है, लेकिन क्या 35 की 35 जातियों को इस रिजर्वेशन का इक्वल प्रोपोर्शन में फायदा मिलता है? मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो 7:1 यानी 7 में से 6 जजों का जो डिसीजन आया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया, जो मोटिव था रिजर्वेशन वो मोटिव फुलफिल नहीं हो रहा है। भाई समझो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि भाई शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 35 जातियां आती है, तो क्या 35 की 35 जातियों को इसका पूरा पूरा इक्वल प्रोपोर्शन में फायदा मिल रहा है? नो, नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ जातियां ऐसी है ये फायदा उठाने में हाईएस्ट, और इनके समाज के ही रिप्रेजेंटेटिव हाईएस्ट आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पॉलिटिकल लीडर्स में आपको दिखेंगे। और मैक्सिमम फायदा में जितना भी फायदा इस कैटेगरी को मिला हुआ, एससी कैटेगरी को मिला हुआ, उसका मोटा मोटा 99% फायदा ये कुछ 4 या 5 जातियां ही उठा के लेके जाती है। बाकी की जो 30-32 जातियां हैं उनको वो फायदा नहीं मिलता है। यानी देखने जाइए तो 25 से 30 जातियों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम है। इससे बाबा साहेब के दिए गए इस आरक्षण रूपी आशीर्वाद का एक्चुअल मोटिव सिद्ध नहीं हो रहा। समझे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये समझाता हूं। समझ लीजिए एक कॉलोनी में 35 नल है, कॉर्पोरेशन रोज सुबह पानी छोड़ता है। शुरुआत के 1 से लेकर 5 घर वाला अगर मोटर चालू करके सारा पानी खींच ले तो पीछे वाले घर जो है 30 घर, उसको पानी प्रॉपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पानी का जो प्रेशर है वो एकदम कम हो जाएगा। यानी शुरू के 5 वाले घर जो है वो 90% पानी खींच लेंगे, पीछे के 30 घर को पानी जो एक्चुअल मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं मिलेगा, उनको बहुत कम पानी मिलेगा। अब पानी तो सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल मिलना चाहिए, इसलिए सबके घर पे नल का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये 4-5 घर उस पानी को सिर्फ अकेला खींच लेते हैं। मोटर लगा के खींचते ना, पहले होता था ना, मोटर लगा के पानी खींच लिया करते थे। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ। समझो एक व्यक्ति है, उसके 35 बच्चे हैं, उसकी जो जायदाद है या उसका जो भी इनहेरिटेंस है, उसका लाभ सिर्फ 5 बच्चे ले रहे हैं, बाकी के 30 बच्चों को उसका कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। यानी सारी जायदाद जो है वो सिर्फ 5 बच्चों के बीच में डिवाइड हो रही है, बाकी के 30 बच्चों को उसमें से नहीं मिल रहा है। इज इट फेयर? नो। मैं आपको कुछ ऐसी जातियां बताऊंगा शेड्यूल ट्राइब के अंदर, जैसे भील कास्ट है। भील कास्ट को आरक्षण का कितना फायदा मिलता है? हाँ ठीक है, क्लास 3, क्लास 4 के अंदर मिलता है, लेकिन क्लास 1 और 2 में क्यों नहीं मिलता है? इसी वजह से नहीं मिलता है क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर भी जो मेरिट सिस्टम है, उस मेरिट सिस्टम के आधार पे जो अगड़ी जातियां, जो इस कास्ट, जैसे ओबीसी के अंदर भी कुछ अगड़ी जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर टॉप कैटेगरी पे आती है, वो सारा फायदा ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसी रिजर्वेशन सिस्टम को कोटा में डाल देना चाहती है। भाई जो 4 या 5 जातियां इसका फायदा लेती हैं, लेकिन वो ना करके सारी जातियों को एक एक कोटा फिक्स करके दे दो। 35 टोटल जातियां हैं और समझो 35,000 जॉब जनरेट हो रही है, तो हर जाति को 1000 डिवाइड करके जॉब्स अलॉट कर दो। ना कि इसके अंदर भी एक मेरिट सिस्टम लाओ तो 4 या 5 जातियां हैं वो ये 35,000 जॉब्स लेके चली जाएंगी, बाकी की 30 जातियां हवा खाएंगी। तो एक्चुअली मोटिव जो था आरक्षण देने का वो यही था ना, सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़े लोग हैं इनको ऊपर लेके आना है। तो वो कैसे सिद्ध होगा? इसमें तो ऐसा हो रहा है 35 जातियों में सिर्फ 5 जातियां ऊपर आ रही है, बाकी की 30 की 30 नीचे रह गई। एक्चुअल मोटिव जो आरक्षण देने का था वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एससी के अंदर मैं आपको ऐसी कुछ 3-4 जातियां के बारे में बताऊंगा जिनको आरक्षण का लाभ अपर लेवल पे मिलता ही नहीं है। तीरघर जो तीर काम बनाते थे, नाड़िया कम्युनिटी, वाल्मीकि कास्ट। अब वाल्मीकि कास्ट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाईएस्ट, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 के अंदर मुझे वाल्मीकि कास्ट का एक व्यक्ति बता दीजिए भाई, जो आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो या डॉक्टर हो। वाल्मीकि समाज का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब्स में है, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में है, यानी सीवेज या इस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई ही नहीं करता है भाई, तभी इनको वहां पे मतलब इतना मेजोरिटी में मिल जाता है। लेकिन अपर जॉब जो क्लेरिकल जॉब्स है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जॉब्स है, उसमें वाल्मीकि समाज कहाँ है? बहुत अति पिछड़ा वर्ग गिना जाता है वाल्मीकि समाज। मतलब क्या मेरे वाल्मीकि समाज के भाई को डॉक्टर और आईएएस आईपीएस बनने का कोई अधिकार नहीं है?
अगर अधिकार है तो इस सिस्टम में कितने वाल्मीकि और नाडिया को क्लास 1 और क्लास 2 जॉब्स में पार्टिसिपेशन मिलता है? आप चेक कीजिए, चेक कर लीजिए कि क्लास 1 और क्लास 2 में रिजर्वेशन का हाईएस्ट फायदा जो उठा रहा है वो कौन सी कास्ट, मतलब एसटी के अंदर, एससी के अंदर, ओबीसी के अंदर कौन सी पर्टिकुलर कास्ट है, मतलब वो आपको पैटर्न, एक वो पैटर्न दिख जाएगा भाई इतने सालों से कौन सी पर्टिकुलर कास्ट उसका फायदा उठा रही है। यानी बाकी की जो मेजर कास्ट यानी 80% जो कास्ट है उनको इसका फायदा नहीं मिलता है। और इत्तेफाक देखिए, जिस कास्ट का नेता पॉलिटिकली किसी पोजीशन में है उसी कास्ट का हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने में, तो क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने का, जो मैंने आपको बताया। एससी कैटेगरी के अंदर समझो 35 कास्ट है, समझो 35,000 जॉब्स जनरेट होती है गवर्नमेंट की, तो 35,000 को डिवाइड बाय 35, सबको 1,000 जॉब्स अलॉट कर दो। यानी रिजर्वेशन के अंदर भी एक कोटा फिक्स कर दो भाई, ये 35 जनों को इक्वली डिवाइड करके मिल जाएगा। अच्छा, उसी तरह पढ़ाई लिखाई में भी यही होगा कि भाई जिसको रिजर्वेशन के बेस पे एडमिशंस मिलते हैं उसके अंदर भी इसी तरह करें, सारी कास्ट को इक्वली डिवाइड करके, जो कोटा है उसको इक्वली डिवाइड कर दो, सबको दे दो भाई। तो होगा क्या, में जो सबसे नीचे की कैटेगरी में आता है किसी ग्रुप के अंदर, उसको भी मौका मिलेगा, भैया मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी आईएएस बनूं, मैं भी आईपीएस, मैं भी आईटीआई करूं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी तक क्लियर नहीं किया है रिजर्वेशन के अंदर भी जो रिजर्वेशन देना है वो कैसे डिसाइड करेंगे भाई, वो उनकी टोटल पॉपुलेशन काउंट करके उस प्रपोर्शन में देना है या इक्वली देना है। एक्चुअली न्याय संहिता ये बोलती है कि उनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से अगर पॉपुलेशन वाइज काउंट करके अगर रेशियो में दिया गया तो फिर वो न्याय नहीं होगा। फिर तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है वो ज्यादा जॉब्स ले जाएगा, जिसकी पॉपुलेशन कम है वहां तक वो रिजर्वेशन पहुंचेगा नहीं, तो बात तो वहां की वहां आ गई। इकोनॉमिकली वो पीछे, तभी तो उसकी पॉपुलेशन ने ग्रो नहीं किया, नहीं तो इतने सालों में बाकी सारी पॉपुलेशंस ने ग्रो किया, इसकी कास्ट की पॉपुलेशन ने ग्रो नहीं। तो इक्वल प्रोपोर्शन में इरिस्पेक्टिव ऑफ भाई कितने लोग, उसकी कितनी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कास्ट की, भाई किसी कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किसी कास्ट की पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन सबको इक्वली, भाई जितनी जातियां हैं उनको सबको इक्वली डिवाइड करके रिजर्वेशन का बेनिफिट दे देना चाहिए। अब इसके ऊपर से आपको आइडिया तो आ गया होगा क्यों मायावती जी और अखिलेश जी इतना बेचैन है। एक और चीज आपने देखी होगी, कुछ नेता इस पे खुल के बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ नेता बिल्कुल चुप है। जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको रिजर्वेशन का प्रॉपर फायदा नहीं मिलता है, उसके नेता चुप है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का हाईएस्ट बेनिफिट यानी पूरी क्रीम जो निकाल के लेके जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं अखिलेश जी का। अखिलेश जी के कार्यकाल में यूपी ओबीसी कोटा के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स और हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कौन सी एक पर्टिकुलर जाति को हुआ था? दैट वर यादव्स। यादव्स को हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स मिले थे। ओबीसी में 146 जातियां, मैंने बताया आपको 150 जातियां मोटा मोटा, लेकिन 90% ऑफ जॉब्स जो जनरेट हुए थे वो यादवों को दिए गए थे। तो ये क्या हुआ? ये परिवारवाद हुआ ना भाई, मेरी कास्ट वाला है इसको पहले दो। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एग्जांपल दिया ट्रेन के डिब्बे का कि ये इस तरह से है कि भाई अगर हमने इक्वल प्रोपोर्शन में सबको अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो ये रिजर्वेशन का मोटिव फुलफिल नहीं हुआ। बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया क्यों था? भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो पिछला वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसे सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए ये दिया था। तो मोटिव पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा, मायावती जी खुद जाटव समाज से आती हैं। यही चीज जाटव समाज में आप देखिए, मायावती जी के कार्यकाल में जाटव समाज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके, बहुत ज्यादा वेटेज देकर उनको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में और सारा पार्टिसिपेशन भैया वन साइडेड हो जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दोस्तों, ये वीडियो आप हर वाल्मीकि के मोबाइल में, हर नाडिया के मोबाइल में, हर उस पिछला वर्ग के मोबाइल में पहुंचाइए जिसको रिजर्वेशन का एक्चुअल फायदा नहीं मिलता है, और जो बेचारा रियली ही इज इन नीड ऑफ रिजर्वेशन लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता है। और वो बेचारे इतने भोले लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम है। वो ऐसे नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं जो नेता सिर्फ सारी मलाई अपने लोगों को खिला रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं और इन तक एक दूध की बूंद तक नहीं पहुंचाते। ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और 21st को देखना यही होगा, 21st को जो भारत बंद का ऐलान है, ये इन लोगों को ही आगे करेंगे, खुद के लोगों को पीछे रखेंगे, क्योंकि पुलिस की लाठी खानी है तो इन लोगों को खानी है। 70 साल से जिनका शोषण कर रहे हैं उन लोगों को ये लोग आगे करेंगे। लेकिन आपकी आंखें खोलिए, आप समझिए कौन आपका शोषण कर रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट। समझो 70 साल बाद आपके भाग्य खुले हैं। आपके बच्चों की रोटी छीन कर आप इनके मुंह में मत डालिए, गलत लोगों का साथ मत दीजिए। धन्यवाद।